नाउ अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। एवी सर ने लेक्चर नंबर 5 में बताया था। तो इक्विलिब्रियम में अगर नेट फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इससे पहले तक अभी हमारे पास हम वर्क एनर्जी पार्ट तक सारे ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल मान के सॉल्व करते थे, इसलिए हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते थे। बट इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है कि नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो, एनी पॉइंट एंड एवरी पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट्स के अबाउट। तो उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत आते हैं। तो जब भी टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं तो mg को सेंटर ऑफ मास पर लगा सकती हैं। ये कैसे लगा सकती हैं, इसका प्रूफ भी सर ने करवाया था। जैसे ये छोटा पार्ट, जैसे मान लीजिए अब ये पूरी रॉड है, अब उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स मान लीजिए। जैसे यहाँ पर m1 छोटा सा पार्ट मान लिया, उसका यहाँ से इस फिक्स एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर इसका इस मास की वजह से इसका छोटा सा मास है, तो इसका mg यहीं पर लगेगा, इसके लिए भी m2g यहीं पर लगेगा, ये इससे x2 डिस्टेंस पे। तो टाउ लिखेंगे इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए m1g इंटू x1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2g इंटू x2, ऐसे लिखेंगे सबको। और फिर हमने ये अपनी तरफ से m टोटल ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम g को जब कॉमन निकाल लेंगे तो m टोटल इंटू जी, तो ये हो जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m टोटल। ये इस पूरे टर्म की जगह हम x सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। तो ये टाउ फिर वही निकल के आया एक्स सेंटर ऑफ मास इंटू mg, मतलब mg को हम एक्स सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं। तो अब मैं चाहूँ तो इसका अलग से खुद से भी बता सकती हूँ, अगर इधर से आपको ना समझ में हो। जैसे मान लीजिए अगर पूरी कोई रिजिड रॉड है, तो अब हम उसका अब टॉर्क की कैलकुलेशन में हम ये देखेंगे कि उसका हम mg का फोर्स हम सेंटर ऑफ मास पर लगाकर टॉर्क की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका ये प्रूफ है। जैसे मान लीजिए ये रॉड छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, m1 पार्टिकल, छोटा सा m2 पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के। तो इसकी वजह से छोटा सा है, तो इसका mg यहीं लगेगा m1 इंटू जी, और वो इस एक्सिस से x1 दूरी पे है। ऐसे m2 का वो इस एक्सिस से x2 दूरी पे इस पर m2g लगेगा। तो हम इसके लिए जब टॉर्क लिखते हैं किसी के लिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, जैसे r क्रॉस f होता है, तो हम r परपेंडिकुलर और इंटू फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाले होते हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो m1g इंटू x1। तो ऐसे ही m2g प्लस x2, ऐसे ही हम सारे पार्टिकल्स का जोड़ लेंगे एंड सो ऑन। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी तरफ से m1g x1 प्लस m2g x2 ऊपर नीचे m टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ऊपर भी कर रहे हैं नीचे भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m टोटल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, g को कॉमन निकालेंगे, g सब में है, g को हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और g को हमने कॉमन निकाल लिया इंटू m टोटल डिवाइडेड बाय m टोटल। तो अब ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, ये क्या होता था, एक सेंटर ऑफ मास यही तो होता था m1 x1 किसी भी कितने भी पार्टिकल्स का m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये क्या होता था, टोटली मास तो होता था इन सारे पार्टिकल्स का। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो अब हम इस पूरी टर्म की जगह लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास इंटू जी इंटू एम टोटल बराबर टाउ। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि टाउ के लिए हम mg फोर्स की वजह से जो टाउ है उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास पे लगाकर सारे पार्टिकल्स का और उस पूरे रिजिड ऑब्जेक्ट का, मतलब जब भी टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे तो mg को सेंटर ऑफ मास पर लगा सकते हैं। ये इस डेरिवेशन से प्रूव हो गया। अब आगे मैं प्रूव नहीं करूँगी, आप इसे ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बता देती हूँ रॉड वाले। तो देखिए इक्विलिब्रियम, इससे पहले तक अभी हम पढ़ते थे बस
एफ नेट जीरो। लेकिन इस चैप्टर में जब हम रोटेशनल पूरी बॉडी पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी को ही पढ़ेंगे, तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पहले पॉइंट मास का क्या ही हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लेकिन इस चैप्टर के बाद अगर इक्विलिब्रियम हुआ मतलब एफ नेट भी जीरो और टाउ नेट भी जीरो, मतलब या ना तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना तो रोटेशनल। अब जैसे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट हर पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट और एवरी पॉइंट के अबाउट टाउ नेट तो जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब ये वाले अब रॉड को इस दो स्ट्रिंग से लटका रखा है, हिंज मतलब, और ये रॉड इक्विलिब्रियम पे है। तो अब हमें T2 T1 और T2 टेंशन पता करनी है। तो देखिए, अब इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो इसका मास की वजह से mg सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पे है तो मतलब एफ नेट भी जीरो होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, मीन्स ऊपर वाली फोर्सेस अब बराबर नीचे वाली फोर्सेस होंगी। तो यानी T1 प्लस T2 बराबर mg होगा ना। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे ए बी सी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो अगर हम ए के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो यही तो इक्वेशन होगी। जैसे ये T1 इसी ए पॉइंट पे लग रहा है तो T1 का तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब उसी एक्सिस से ही पास हो गया वो फोर्स। और इस ए पॉइंट के अबाउट mg का कितना टॉर्क आएगा, तो mg यहाँ पर इससे L/2 सेंटर ऑफ मास पे, मतलब L/2 दूरी पे तो लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही है mg। तो इसका डायरेक्शन ये होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं लाइक दिस, अंदर की तरफ होगा, डेट इज़ अंदर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो mg इंटू L/2 क्लॉकवाइज। और T2 के लिए हम निकालेंगे सेंस, तो ये बाहर की तरफ होगा, तो T2 इंटू L एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ पे अगर चाहें तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो माइनस mg इंटू L/2 बराबर, अगर डायरेक्शन ना लिखें तो T2 इंटू L। तो ये भी किसी भी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जीरो ही होगा। तो यहाँ से ये आ गया mg इंटू L/2 बराबर T2 इंटू L। तो L से L कट गया तो T2 हमारा आ गया mg/2। और अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन, अब फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस T2 को इस इक्वेशन में पुट करके जो एफ नेट जीरो करके निकालिए, यहाँ से T1 भी पता कर सकते हैं। यहाँ से जब हम T1 पता करेंगे इस इक्वेशन में T2 पुट करके, तो वो भी आपकी mg/2 आ जाएगी। अब जैसे इसमें मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो किया, तो आप चाहें तो बी के अबाउट भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। अगर आपको T2 पूछा है तो अगर आप सी पॉइंट के अबाउट कर देंगे तो आपका हो तो जाएगा, लेकिन फिर आपको ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप T2 पूछा है तो आप T1 के अबाउट जीरो कर दीजिए, वो तो आपको क्वेश्चन। और आप ऐसे पॉइंट के अबाउट जीरो करेंगे जहाँ पॉइंट पे ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों, तो वहाँ पर उन सब का टॉर्क जीरो होगा, तो आपको कैलकुलेशन में भी ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस पॉइंट के अबाउट कितनी फोर्सेस लग रही हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप उस पॉइंट को अच्छे से देख के लीजिएगा, वो आप खुद समझ जाएंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस। अब जैसे हम बी के अबाउट भी जीरो कर सकते हैं, तो बी के अबाउट mg तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो mg का तो टॉर्क बी के अबाउट जीरो होगा ही होगा। T1 का लिखेंगे अब हम, जैसे ये रॉड है, मैं इधर साफ बना ले रही हूँ फिर से, ऐसे mg यहाँ पर L/2 पे लग रहा है और यहाँ पर ऊपर की तरफ T1 और इधर T2। तो अभी इस पॉइंट के अबाउट बी के अबाउट मुझे टॉर्क जीरो करना है, और T1 का टॉर्क मैं बी पॉइंट के अबाउट लिखूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, मतलब क्लॉकवाइज T1 इंटू L/2, T1 इंटू L/2। क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लिख रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। और T2 के लिए मैं T2 इंटू L/2, इसका T2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज T2 इंटू L/2।
तो यहाँ से इसे हम ज़ीरो जब पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा T1 इंटू L/2 बराबर माइनस T2 इंटू L/2, माइनस से माइनस कट, L/2 से L/2 कट, मीन्स T1 बराबर T2। आपका आंसर हर पॉइंट से सेम आएगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी T1 बराबर mg/2 आया, T2 बराबर mg/2 आया, T1 T2 बराबर आया। यहाँ पर भी इस पॉइंट इससे भी T1 बराबर T2 आ गया। अब आप चाहें तो सी के अबाउट भी कर सकते हैं जीरो। सी के अबाउट जीरो करेंगे तो सी के अबाउट T2 का टॉर्क तो जीरो ही होगा। mg का सी के अबाउट, जैसे अगर मैं सी के अबाउट टॉर्क जीरो करूँगी तो T2 का तो जीरो ही होगा, लेकिन mg का जो होगा सी के अबाउट, अब फिर आप सी के अबाउट करेंगे तो फिर सी के अबाउट यहाँ से आप टॉर्क लिखेंगे तो ये आर वेक्टर ऐसे इधर की तरफ, mg नीचे तो बाहर की तरफ आएगा ना mg मीन्स बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो mg इंटू एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, mg इंटू L/2, और T1 की वजह से जो आएगा वो T1 इंटू L क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो माइनस T1 इंटू L। तो यहाँ से ये आ गया mg L/2 बराबर T1 इंटू L। L से L कट गया, L से L कट गया, तो T1 बराबर mg/2। ठीक है, और फिर ये फिर से आप इस इक्वेशन में पुट करके T2 निकालेंगे, आपका आ जाएगा। तो देखिए हर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करके निकाल लें, आपका आंसर सेम आ रहा है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था, ये क्वेश्चन सर ने समझाया, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये उसका प्रूफ है कि मतलब टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए mg को सेंटर ऑफ मास पर लगा सकते हैं, ये वो चीज़ प्रूफ है। ये सी के अबाउट जीरो करके दिखाया है उसी क्वेश्चन के लिए, बी के अबाउट जो मैंने इधर आपको रफ में समझा भी दिया था। फिर सर ने एस्केटिव पॉइंट लिखवाया, टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पास कर रही हो, और इस बात का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या, और उससे रिलेटेड ये और क्वेश्चंस ये मैं दूसरी वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी। थैंक यू।